दोस्तों आज का हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है ओम्स लॉ के बारे में। दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए ओम्स लॉ को समझना काफी जरूरी होता है। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में समझते हैं। दोस्तों ओम्स लॉ की डिस्कवरी जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में की थी। उनके नाम से इस लॉ को ओम्स लॉ कहा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 16 मार्च 1789 जर्मनी में हुआ था। दोस्तों इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन को एक्सप्लेन किया था। जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मानते हैं अगर हमें कहीं जाना है तो वहाँ का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारे टाइम पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतना ही हमें वहाँ पर अपनी जगह पहुँचने में टाइम लगेगा। इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह से वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। अब हमारा फॉर्मूला हो गया है V इक्वल टू IR। V हमारी वोल्टेज होती है, I हमारा करंट होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों जिस तरह से वजन को किलोग्राम में नापा जाता है, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में, उसी तरह वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट्स और सिंबल होता है V। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल होता है A। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और ये इसका सिंबल होता है। दोस्तों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको इसके ब्रीफ में बताता हूं कि वोल्टेज हमारी एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ये दो चार्जेस में जब डिफरेंस हो जाता है, एक तरफ चार्ज ज्यादा होते हैं एक साइड कम होते हैं, तो उनके बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं और वो हमारी वोल्टेज बनती है। दोस्तों जब तार में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक रुकाव होता है, एक अपोजिशन होता है इन्हीं चार्जेस का जो हमारे वायर्स में फ्लो होते हैं। सपोज करो अगर हमारी गाड़ी कहीं जा रही है और बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो वो हमारे स्पीड को ब्रेक करते हैं। इसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, एक रुकाव उनमें पैदा करता है। दोस्तों हमें V, I और R की कैलकुलेशंस में काफी जरूरत होती है, इसीलिए हमारे लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल मेथड। इस मेथड में आप एक ट्रायंगल बना लेंगे और उसमें V, I, R को इस तरह से लिख लेंगे। अगर हमें V को कैलकुलेट करना है तो हम V को कवर करेंगे और IR को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। अब हमें I कैलकुलेट करना है तो I को हम कवर करेंगे और V को ऊपर और R को नीचे लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R। इस तरह से ही हम R को कैलकुलेट कर लेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय I। इस मेथड से ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों इस फार्मूले को हम सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मान लेते हैं I हमारी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और V वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक DC वोल्टेज बनाई है और उसके साथ एक एरो है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि DC वोल्टेज दो तरह की होती है। एक सिंपल DC वोल्टेज है जिसमें आप देख सकते हैं और एक में एरो लगी है। एरो वाली जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं वेरिएबल DC वोल्टेज, मतलब इस वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट DC वोल्टेज दी है। इसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया है, ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 20 ओम। और इस सर्किट में हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा I कितना आता है। I का फार्मूला आप ट्रायंगल मेथड से देख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय R होता है। V हमारी 5 वोल्ट है और R हमारा 20 ओम है, तो I हमारा यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 0.25 एम्पियर। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, एक कॉलम में हम वोल्टेज लिखते जाएंगे और एक कॉलम में हम करंट। तो वोल्टेज यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट है और करंट आता है 0.25 एम्पियर। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों हमने वेरिएबल डीसी वोल्टेज को वेरी कर दिया है और वो 10 वोल्ट पर कर दी है। वो पहले 5 वोल्ट थी, अब हमने वो 10 वोल्ट पर सेट कर दी है।
यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा वही रहेगा सर्किट का 20 ओम। यहाँ पर हम अब I को कैलकुलेट करते हैं। I V/R इक्वल टू 10 हमारी वोल्टेज होगी, 20 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो 10/20 I हमारा आ गया 0.5 एम्पियर। अब इन वैल्यूज को भी हम अब टेबल में नोट कर देते हैं। वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट और करंट हमारा हो गया 0.5 एम्पियर। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं। कंडीशन 3 में हमने वोल्टेज को 15 वोल्ट पर सेट कर दिया है, रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम ही रहेगा। अब हम देखेंगे हमारा I कितना आता है। I इज इक्वल टू V/R इक्वल टू 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20। I हमारा यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 0.75 एम्पियर। अब हम इस रीडिंग को भी नोट कर लेंगे। 15 वोल्ट हमारा वोल्टेज और करंट हो गया हमारा 0.75 एम्पियर। यह हमारा ग्राफ बनेगा। ये कैसे बनाना है मैं इसको बता देता हूँ। नीचे वाले एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पर हमारी वोल्टेजेस आएंगी। इस वाले एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पर हम करंट को लिखेंगे। जब हमारी कंडीशन 1 में 5 वोल्ट थी तो हमारी करंट थी 0.25 एम्पियर। कंडीशन 2 में हमारी 10 वोल्ट थी और हमारी करंट कैलकुलेट कर आई थी 0.5 एम्पियर। जब हमारी कंडीशन 3 में 15 वोल्ट थी, हमारी करंट थी 0.75 एम्पियर। इन रीडिंग्स को जब हमने डॉट करके कनेक्ट किया है तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जैसे हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसी तरह से हमारी करंट भी इंक्रीज हो रही है। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू दोस्तों ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब जहां पर ओम्स लॉ सही साबित नहीं होता। इसमें दोस्तों 2 कंडीशंस मेन है जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। पहली कंडीशन, ओम्स लॉ डायोड और ट्रांजिस्टर के केस में सही नहीं होता, क्योंकि डायोड और ट्रांजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज के अनुसार नहीं बदलता। दूसरी कंडीशन है दोस्तों जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब होता है टेम्परेचर एक समान ना होना। मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, जिसके कारण करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ के अनुसार नहीं रहता। ये 2 लिमिटेशंस भी दोस्तों ओम्स लॉ के केस में आपको ध्यान जरूर रखनी है। दोस्तों इस तरह के थ्योरेटिकल टॉपिक्स पर मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ओम्स लॉ क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल आइकॉन दबाकर ऑल के बटन पर क्लिक नहीं करते हैं। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं और वीडियोस मिस हो जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज ऐसा नहीं करें, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।